हेलो टू ऑल। आप सबको अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहती हूँ। मैं हूँ आलिया और आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स। और ब्रेकिंग बैरियर्स में आज हमारे साथ मौजूद हैं कुछ दिनों के वक्फे के बाद जनाब साजिद तार साहब, जो कि एक रिनाउंड पर्सनालिटी हैं, पॉलिटिशियन है, वॉशिंगटन डीसी से हमें ज्वाइन कर रहे हैं और पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं। साजिद तार साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माय शो सर। माय प्लेजर, थैंक यू आलिया। साजिद साहब, 2 दिन बड़े बड़े इवेंट्स हुए, हमने उसके पर बातचीत की, सब रिपोर्ट करते रहे। अच्छा, एक और बड़ा इवेंट जहां G20 की हम बात करते हैं, वही हमने देखा कि इसी दौरान इंडिया की तरफ से जो सेंट्रल एशिया है, NSA यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की मीटिंग जो है वो बुलाई गई। बड़ा एक अहम इवेंट इसको समझा जाना चाहिए। और इसमें खास तौर पर ये बात की जा रही है कि जो अफगानिस्तान की सिचुएशन है उसकी जो है उसको देखने के लिए उसके ऊपर बड़े कंसर्न्स हैं। जिस तरह के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर इंडिया के अजीत डोवल है, उनके कुछ इस तरह की स्टेटमेंट आई, तो उनको उनको सामने रखा गया उन कंसर्न्स को। सर, आप क्या समझते हैं कि कितनी अहमियत की हामिल ये मीटिंग थी? मैं समझता हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट, और बिलखसूस मैं इसको NSA का जो कंसर्न है रिगार्डिंग दहशतगर्दी, वो भी वैलिड कंसर्न है। वो वजह ये है कि इस वक्त आपकी TTP जो है वो हालत जंग में आ चुकी है पाकिस्तान के साथ, और पाकिस्तान के लिए खतरों में से एक बड़ा खतरा है। और पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और यहाँ पे जो मसाइल हैं सवात के सर्कमस्टांसेस, पेशावर के, और जब सारी चीजों को जमा किया जाए तो यहाँ ये नहीं भूलना चाहिए पाकिस्तान इज एटॉमिक पावर। तो आप एक बारूद के ढेर पर बैठे हैं आप, और आपको तो इतना अंदाजा नहीं है क्योंकि यू आर इम्यून्ड और यू कहा जा सकता है यूज टू हो चुके हैं, लेकिन दुनिया के लिए यू आर कंसर्न। अब दूसरा उसके बारे में ये मैं 3-4 पॉइंट जो मैं कहना चाहूंगा कि इस वक्त जो कंसर्न है दहशतगर्दी के हवाले से पाकिस्तान के साथ, जिसमें जो सीरियसनेस आपने नहीं शो कर रहे हैं मुसलसल। एक तो आपके ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट जो पुराने प्राइम मिनिस्टर साहब जो कि आगे फिर बनना चाहते हैं, उन्होंने अगले दिन फरमा दिया है कि वो फट भी सकते हैं। अगर उनको तंग किया जाता आसम स्वाति की तरह, तो वो इस तरह भी कर सकते हैं, जो कि मैं समझता हूं कि बहुत इमेच्योर और बहुत एक ऐसी स्टेटमेंट है। और उन्होंने इसको फिक्स भी नहीं किया और इस पे उन्होंने कोई कंडेमिनेशन भी नहीं की है। मेरे ख्याल में ना सिर्फ दुनिया, भारत, यूनाइटेड नेशन बल्कि फेटफ को भी सोचना चाहिए कि ये किस किस्म के लोग हैं और कहां जा रहे हैं। और एक ऐसा आदमी जो कहता है कि मैं फट जाऊंगा, साथ उसने 20 करोड़ लोगों की आंखें और कान बंद करके कह दिया है कि सियासत नहीं जिहाद है। और ये वही इंसान है जिसने असेंबली में कहा था कि उसामा बिन लादेन शहीद है, और पाकिस्तान उस एक स्पीच की वजह से आपकी फॉरेन पॉलिसी 50 साल पीछे चली गई। एक कंसर्न। अब दूसरा कंसर्न ये है कि एक पाकिस्तान के इंतहाई सेंसिटिव इदारे फौज के तालिका जो ISPR है, उसके जो नई नॉमिनेशन आई है उसके ऊपर बड़े क्वेश्चन मार्क हैं उनके वालिद साहब के हवाले से। और उनकी कई चीजें जो ट्रूथ मतलब हकीकत है जिनको झुठाया नहीं जा सकता। इतने सेंसिटिव इंस्टीट्यूशन के ऊपर एक आदमी की अपॉइंटमेंट करना, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दैट शुड बी हेल्ड अगेंस्ट हिम। लोगों के पास होते हैं कोई ऐसी शक्ल, लेकिन दुनिया के लिए, यूनाइटेड नेशंस के लिए, फेटफ के लिए इमेज एक बना, इमेज आपका ये एक ऐसे मुल्क की बात कर रहा हूं जिसका इमेज जो है पहले ही बहुत खराब है इस हवाले से, और एक सेंसिटिव अपॉइंटमेंट के ऊपर उनकी अपॉइंटमेंट की जा रही है जिसको मुसलसल लोग अब क्रिटिसाइज कर रहे हैं ओपनली। दूसरा, उसके बाद आप देखें कि आपकी वाहिद एक ऑर्गेनाइजेशन जो कि यूनिफॉर्म है, इन कमांड है, उसके पिछले जो चीफ थे वो 6 साल में जिन्होंने 5 वजीर आजम को डील किया, और अगर उनका शेड्यूल देखा जाए तो वो लग रहा है कि वो फौज के सरबराह कम थे, सियासतदान ज्यादा थे। सुबह उठ के उनको शौक था, मुझे लग रहा है उनको सियासत का शौक था, और उनको कोई बताने वाला नहीं था कि आप आर्मी से रिजाइन करके MNA का इलेक्शन लड़ रहे। सुबह से लेकर शाम तक इस वक्त जो मैं देख रहा हूं उनका पूरे का पूरा शेड्यूल जो था वो लग रहा है कि कंप्लीटली बिजी था। हाउ टू मेक इमरान खान, हाउ टू डील विद पीरनी, हाउ टू डील विद गोगी, हाउ टू डील विद परवेज लाई, मुनस लाई। इससे आगे उनकी दुनिया नहीं बढ़ सकी। और ये उस मुल्क की बात की जा रही है जो एटॉमिक पावर है। तो अब दुनिया कहते हैं अब कंसर्न नहीं होगी तो क्या होगा आपके साथ? मैं अगर सोचा जाए आपको भी कंसर्न होना चाहिए, हर 25 करोड़ लोगों को कंसर्न होना चाहिए कि व्हाट आर आवर डायरेक्शंस। अब आपके जिहाद के नारों के सामने तालिबान शर्मिंदा हो रहे हैं।
लेकिन आप जो है, आप बिल्कुल किसी को कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि 10,000 लोग जो आपकी रूलिंग एलीट है। बल्कि मैं आज आपके पैगाम के जरिए ये मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा सैयद साहब से, हमारे नए जो आर्मी चीफ हैं, कि आप न्यूट्रल तो हो गए हैं, एक नया कानून भी बनाएं कि आपके जर्नैलों के बच्चे भी पाकिस्तान में रहें, आपके फौजी अफसरान की बीवियां डुअल सिटीजन ना हो, और या फिर लोगों को यह बताएं कि जर्नैलों की तनख्वाहों में से इंटरनेशनल ट्यूशन फीसें किस तरह दी जाती हैं अमेरिका की, लंदन की। अकॉर्डिंग टू माई इंफॉर्मेशन इट इज इम्पॉसिबल। एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट यहां के पढ़ना जो है वो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो ये ना सिर्फ आपका न्यूट्रल होना जरूरी, आपका कारोबार से भी बैकफुट होना पड़ेगा आपको। आप इस वक्त हमारे नर्व्स के अंदर जा चुके हैं, यू हैव पेनिट्रेटेड इनटू आवर बोन मैरो। ये लफ्ज वेरी सीरियस मैटर्स है कि वी हैव बिकम न्यूट्रल एंड वी आर नॉट डूइंग इट, यू आर नॉट प्रूविंग इट योरसेल्फ सो फार। देखा जाए तो जब से बाजवा साहब बार बार ये चीजें कह रहे थे, लेकिन साथ शॉट्स भी कॉल कर रहे थे मूना सलाई को, साथ शॉट्स भी कॉल कर रहे थे परवेज लाई को। ही वाज नॉट न्यूट्रल। मैं हमेशा शुरू से ये कहता था दिस इज अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट, कि हम सियासत में नहीं है, दिस इज अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट। लेकिन अब जितना नुकसान इस इंस्टीट्यूशन को दिया गया, और दुनिया के अंदर मोदी साहब ने अभी तो दहशतगर्दी की बात की है, इससे पहले उन्होंने बात की थी, हमें समझ नहीं आती हम डायलॉग किससे करें। आपको दुनिया को बताना होगा, ना सिर्फ पाकिस्तान को, दुनिया को बताना होगा कि डायलॉग किससे होने चाहिए, किसने करने हैं। और बाद एक क्वेश्चन होती है कि बाजवा साहब ने मार्शल लॉ क्यों नहीं लगाया। मार्शल लॉ ही तो था ये पाकिस्तान में। जब देखें कि जज भी मैनेज करें, एमएनएस को भी उठा के वोटें डालें, तो ये मार्शल लॉ नहीं तो और क्या। और आप भी कहते हैं कि दुनिया जो है वो कहती है आपकी दहशतगर्दी में। आप ये बताओ आप किस चीज में इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन हर चीज नेगेटिव में इन्वॉल्व है। मैं पिछले दिनों मुझे खासकर कुछ रिसर्च करने का मौका मिला आलिया कि किस तरीके से 8 महीने आपका मुल्क जो है एक अपॉइंटमेंट पे रुका रहा, और किस तरीके से हर कैरेक्टर ने डबल गेम, ट्रिपल गेम, किस तरीके से दे वर टेम्स एंड प्लेइंग गेम्स, कटिंग ईच अदर। लॉन्ग कोर्स पीएमए ग्रुप अलग था, चकवाल ग्रुप अलग था, नून लीग का अलग ग्रुप था, पीटीआई का अलग ग्रुप था। पीटीआई का जरदारी साहब का एक चीफ ऑफ स्टाफ जो था आर्मी का, वो जो उनका मिलिट्री सेक्रेटरी है, वो अलग था। मैं 1 मिनट के लिए मैंने सोचा अगले दिन आंखें बंद करके, इतनी एनर्जी अगर ये पॉजिटिव साइड पे लगाते तो आईएमएफ की जरूरत ही नहीं पड़नी थी। आप इतने इंटेलिजेंट हैं डबल गेमों में, आप इतने इंटेलिजेंट हैं फ्रॉड में। अगर यही एनर्जी मैं सोच रहा था अगर चैनलाइज करके इस्तेमाल की जाए तो आपको तो दुनिया के सुपर पावर बन जाएंगे आप। ठीक, अच्छा यही तो कुछ यही नहीं करना कि पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं करना। लेकिन मैं जिस तरह एक लास्ट कंक्लूड ये करूंगा आलिया, हर पाकिस्तानी 25 करोड़ पाकिस्तानी को प्रॉब्लम्स का पता है, क्योंकि हर एक के हाथ में स्मार्टफोन है। लेकिन दुख की बात है कि उन 25 करोड़ लोगों में से एक भी ऐसा मर्द मोमिन नहीं है जिसके पास उसका हल मौजूद हो, एक भी नहीं। ठीक, जाहिद साहब बिल्कुल सही आपने फरमाया कि देखिए जो सूरत हाल है इस वक्त दुनिया की और अफगानिस्तान की, उसमें जाहिर है कि जो टीटीपी के हालात हैं और फिर हमारे अंदर की जो दहशतगर्दी है, उसमें पूरी दुनिया को, खासतौर पर हमसाय ममालिक जो है उनको तो कंसर्न होंगे। अच्छा, इस पे आप क्या कहेंगे सर कि जो अफगानिस्तान है उस पे तो गेम कुछ पलट सी नहीं गई। यानी पहले तो हम ये कहते थे कि हमारी इजारादारी, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम कॉन्फ्रेंसेस बुला रहे हैं, हम उनके लिए यहाँ पे समिट करवा रहे हैं, और अब हम ये देख रहे हैं कि वहां पर कंट्रोल करने के लिए और दहशतगर्दी को देखने के लिए, स्नप करने के लिए, सबके लिए इंडिया करवा रहा है कॉन्फ्रेंसेस। देखें, भारत का इन्फ्लुएंस तालिबान से पहले जो गनी एडमिनिस्ट्रेशन थी उनमें भी वो देवर वेरी क्लोज टू देम। अगर देखा जाए तो वो वहां पे गुडविल प्रोजेक्ट्स करते हैं, आप उनको बेचते हैं। डिफरेंस ये, आपने अफगानिस्तान का नाम लेकर हमेशा पैसे बनाए हैं, भारत ने वहां पे गुडविल प्रोजेक्ट्स किए हैं, चाहे उनकी पुलिस ट्रेन करें, चाहे वहां हॉस्पिटल बनाए, चाहे उनकी पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनाए, चाहे वहां पे सड़कें बनाए, चाहे जिस तरह। और फिर उसके बाद बल्कि तालिबान ने पिछले दिनों मैं उस पे आई वाज वेरी सरप्राइज्ड, दे गेव द स्टेटमेंट कि भाई हम इंडिया से पैसे लेते हैं आपके खिलाफ, आप अमेरिका से पैसे लेते हैं हमारे खिलाफ। उन्होंने जस्टिफाई किया था इसमें, उन्होंने कहा यू टेक मनी फ्रॉम अमेरिका टू किल अस और फाइट विद अस, वी टेक मनी फ्रॉम इंडिया टू फाइट अगेंस्ट यू, सो व्हाट इज द डिफरेंस। और दूसरा, बिल्कुल आपके लिए अफगानिस्तान के अंदर वही नफरत है जो बांग्लादेश के अंदर, और इसमें मैं ब्लेम करूंगा आपके एस्टेब्लिशमेंट को। बल्कि मैं यकीन करें, अगर आज अगर मुझसे पूछे तो भाई पाकिस्तान का हल क्या है,
पाकिस्तान का हल मिलिट्री ट्रायल है कि जिन्होंने प्लेट में रख के अफगानिस्तान उन लोगों को उनको उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए जिनकी वजह से वी लॉस्ट अफगानिस्तान फ्रॉम आवर हैंड्स। उन लोगों के खिलाफ एक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए जिन्होंने पिछले इमरान प्रोजेक्ट किया है और एक फेल प्रोजेक्ट था, कौम का इतना पैसा और टाइम जाया किया गया, एनर्जी जाया की, उनके खिलाफ ट्रायल होना चाहिए अगर आप करेक्शन चाहते हैं फ्यूचर में। वरना फिर इसी तरह के प्रोजेक्ट फिर भी जो होते रहेंगे, कौम की किस्मतों के फैसले जो है वो इररेलेवेंट लोग करेंगे। और या फिर एक और करें आप, मैं ये कहता हूं अगर आपने करना है बल्कि करना चाहिए, एस्टेब्लिशमेंट को पॉलिटिकल साइंस पढ़ाना शुरू कर दें, इनको एंथ्रोपोलॉजी पढ़ाएं, इनको प्लॉटिंग बताएं कि डिफेंस के अंदर प्लॉटिंग किस तरह करनी है, इनको बताएं कि जज किस तरह मैनेज होते हैं, इनको पढ़ाना शुरू कर दें और इनको ये शुरू कर दें। और जो जिहाद वाली पार्टी है पीटीआई, इनको बॉर्डर पर भेजें, पोजीशन स्विच करें ना, क्योंकि हो चुकी हो रही है। अब कुछ लगता है कि वो जो बात कही जा रही है और कि शायद वो जो काम है वो अपने उनके काम उसी पे अब तवज्जो देंगे और सियासत से जो है थोड़ी सी मदाखलत कम होगी। लेट्स सी। लेकिन सारी साहब इसी में एक और खबर भी है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। सारे आप भी जानते हैं कि जो डॉक्टर एस जयशंकर है उनकी जब मुलाकात हुई जर्मन काउंटर पार्ट से, तो उसमें भी पाकिस्तान की बात हुई। उसमें ये बात हुई है कि उन्होंने ये कहा है कि इंडिया कैन नॉट हैव टॉक्स विद पाकिस्तान जब तक के दहशतगर्दी है। अब इसका मतलब ये हुआ कि कोई आगे आप नहीं देख रहे कोई ऐसा रास्ता टॉक्स का, ताल्लुकात का, और पाकिस्तान इसको कैसे देखता है? पाकिस्तान की तरफ आपने खिड़कियां दरवाजे बंद कर रखे। आपका एक शख्स जो आगे कैंडिडेट है दोबारा प्राइम मिनिस्टरशिप का, उसकी तरफ से ताले हैं और एस्टेब्लिशमेंट अभी अंडर प्रेशर है। सैयद साहब के जिस दिन टेक ओवर किया है, दोनों बॉर्डरों से गर्म हवाएं आ रही, अफगानिस्तान से भी और भारत वाली साइड, और अंदर आग लगी हुई है। तो वो उनके तो ये रडार पे चीजें नहीं, ये ट्रस्ट डेफिसिट है दोनों साइडों पे। और जब तक ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, कोई थोड़ा सा ब्रेक नहीं आएगी, शाह साहब सैयद साहब जो है वो इस पे कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैंने अभी बताया कि आपको बॉर्डरों की तरफ से सख्त गर्म हवाएं आ रही है और अंदर आग लगी हुई है। ये तीनों चीजों कहीं एक तरफ से कोई रिलीफ उनको आएगी तो देन दे विल डील विद इट। इस वक्त तो अगर देखा जाए, यहाँ पे जो आपने मीटिंग की बात की है वो बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग है। उसकी वजह यह है जर्मनी के पास G7 की प्रेसिडेंटशिप है और भारत के पास G20 की प्रेसिडेंटशिप है। So this meeting means so much for the international community. It means so much. और उसमें अफसोस के साथ यह है कि अभी तक इस वक्त आपके पाकिस्तान के अंदर दो लोग जो हैं वो इस वक्त खबरों की रौनक बने हैं, मूना सलाई और परवेज लाई। ये दो लोग जो है इनके ऊपर हर एंकर जो है शाम को प्रोग्राम कर रहा है। आज नया एक लतीफा छोड़ा है सुप्रीम कोर्ट ने अरशद शरीफ के हवाले से। शायद के खबरें इस साइड पे बने, लेकिन बनेगी नहीं। उसकी वजह यह है कौम के पास माजी में मौजूद है कि बेनजीर भुट्टो केस कुछ नहीं हो सका, जियाउल हक त्यारा केस कुछ नहीं हो सका। कई ऐसे केस हैं हजारों जिनका आज तक कभी कोई रिजल्ट नहीं निकला। जब किसी चीज को, जो एक हमारे चीफ जस्टिस साहब बड़े मशहूर थे सोयो मोटो एक्शन लेने के लिए, उनके बारे में ये मशहूर है कि वो सोयो मोटो एक्शन लेते थे सिर्फ इस वजह से उस मसले को दबा देने के लिए, क्योंकि उसके बाद जब वो एक्शन ले लेते थे उसके ऊपर कमीशन JIT बन जाती थी और वो फाइलों की जीनत बन जाता था। तो मुझे लग रहा है शायद उन्हीं के इस तरीकाकार की कॉपी करना शुरू कर दी गई है। लेकिन अभी तक जो है ज्यादातर वो खबरों की जीनत जो है मूना सलाई, परवेज लाई और हमारे चौधरी बाजवा साहब, मैं तो अब उनको चौधरी बाजवा साहब कहता हूँ क्योंकि इज नॉट अ जनरल एनीमोर। सो चौधरी साहब के बारे में, हाजी साहब के बारे में चीजें गर्म हैं। सफाइयां पेश करते पाए जा रहे हैं, कह रहे हैं कि मेरी सारी प्रॉपर्टियां जो हैं डिफेंस के अंदर हैं, सिर्फ सुखचैन अपार्टमेंट एक है जो मेरा बीवी के नाम मैंने लिया था कहीं से। लेकिन अब बात बन नहीं रही है अब, क्योंकि ये जो बच्चे आपने ट्रेन किए थे 25,000 तैयार कर करके जो दिए थे आपने PTI को, उन हर एक के पास 50-50 ट्विटर अकाउंट है। वो खूब जनाब कर रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा साई साहब, जहां आप ये सब बातें करें ना, वही भाई क्योंकि बड़े शोशे निकलते रहते हैं ना यहाँ पे, तो आपको पता ही है ऐसा ऐसा ड्रामा होता रहता है। अब एक ऑडियो वायरल हो रही है व्हाट्सएप जिसमें कोई साहब ये बता रहे हैं कि जनाब ये तो जो है ना वो जब आपको याद है करतारपुर बॉर्डर की वो सेरेमनी हुई थी, तो उस वक्त जो है यहाँ तक बात हो गई थी कि जनरल बाजवा ने इमरान खान को ही कहा था कि ऐसा करते हैं कि कश्मीर का मामला जो है सेटल कर लेते हैं, उनका कश्मीर उनका, हमारा कश्मीर हमारा, और फिर इसके ऊपर ऐसा करते हैं
कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को करतारपुर बॉर्डर की उस पे सेरेमनी पे बुलाते हैं और वहां पे साइन कर लेंगे ये एग्रीमेंट पे कि भाई कोई जंग नहीं, कोई अब झगड़ा नहीं, फसाद नहीं, खत्म कहानी, और जो आपके पास है आप रखें, जो हमारे पास हमारे। खान साहब इसके बाद मान भी गए, लेकिन फिर उसके बाद पता चला कि वो साइन नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, वो डर गए होंगे कि भाई मैंने ये कर दिया तो आवाम जो है वो मुझे वोट कैसे मिलेगा। तो फिर ये पता चला कि इसी वजह से जो है वो भारत के प्राइम मिनिस्टर भी नहीं आए उस सेरेमनी। सर इस तरह की जो है वो शोशे यहाँ पर छूटते रहते हैं। लेकिन अगर आपको याद हो, माजी में इस तरह की एक बात हुई थी, खासतौर पे वाजपेयी और जो मुशर्रफ, जनरल मुशर्रफ थे, उस दौरान भी कुछ होने वाला था। उसमें आलिया जो उसको आगरा डील कहा जाता है या आगरा आप एग्रीमेंट कर लें, उसके बारे में मुझे फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन जरूर है। उसके बारे वो उसमें हकीकत है। वहां पे जो एक उस वक्त की मिनिस्टर थी, उन्होंने बाहर निकल के उनकी और ब्यूरोक्रेसी ने वो नहीं इंटरेस्टेड थी, जो भारत की एस्टेब्लिशमेंट वो इंटरेस्टेड नहीं थे उस डील में और उन्होंने उसको खराब किया था। उसके बारे में आज नहीं, क्योंकि आलिया यहाँ पे ये बताना जरूर चाहूंगा आपको कि मैं भारत मुसलसल जाता रहता हूँ। मेरा अभी भी जनवरी में जाने का प्रोग्राम था और मैं आई हैव मेनी फ्रेंड्स इन भारत, दोज आर in high positions in India, और यहाँ पे Washington DC में भी I have a list of intellectual friends. Those are they're descended, they are Indian Americans. तो उसके बारे में मुझे खुद फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है कि डायलॉग था उस वक्त, ये प्रपोजल इट वाज ऑन द टेबल। और मेरे ख्याल में अगर जाती तौर पर मुझसे पूछें तो मैं आई एम इन अ फेवर ऑफ डूइंग इट, आई एम इन अ फेवर ऑफ टू एक्सेप्ट दिस लाइन ऑफ कंट्रोल एंड मूव फॉरवर्ड विद इट। क्योंकि दोनों मुल्कों के अंदर गुर्बत के हालात, पाकिस्तान तो मुसलसल नीचे जा रहा है और ये किसी न किसी जगह पे इसको कोई ना कोई इसका हल निकालना पड़ेगा। पहले दोनों मुल्कों ने इस पे कारोबार जरूर किया है, दोनों मुल्कों ने इसके ऊपर अपना भारत की तरफ से उनका पॉलिटिकल इसमें इंटरेस्ट है इस खबर को जिंदा रखना, और पाकिस्तान को एक लार्जर डिफेंस बजट की जरूरत है, तो हमारे कारोबार तो दोनों ने यूज किया है कश्मीर के मसले को डॉलरों और रुपयों के साथ, लेकिन गुर्बत के खिलाफ नहीं इसको इस्तेमाल किया। गुर्बत का एक कंट्रीब्यूशन ये है हमारा कि डिफेंस बजट है, अनऑडिटेबल बजट्स, और ये सारी चीजें जो है वो पाकिस्तान की बदकिस्मती का हिस्सा बनी हुई है। लेकिन वो जो आगरा, उसको कहा जाता था कि आगरा में या कहीं वो जो मीटिंग थी परवेज मुशर्रफ और वाजपेयी, और मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहूंगा कि वाजपेयी साहब के बारे में मैंने बहुत पढ़ा है। ही वाज अ स्टेट्समैन, ही वाज अ जेंटलमैन, नो क्वेश्चन अबाउट a very strong leader, have many he had interest to develop the relationship with Pakistan, goodwill gesture के जरिए वो पाकिस्तान आए। this issue was very dear to his heart। अगर आप कुछ किताबें पढ़ें माजी की, खासकर उनके बायोग्राफीज के बारे में, तो वो he had a keen interest in developing a strong good relationship with Pakistan। लेकिन ये अनफॉर्चुनेटली कहते हैं कि जब मुल्कों की किस्मतें ना हो, लोगों की किस्मत में ही ना हो, तो बदनसीबियां, उस वजह से वो नहीं चल सकी आगे बात। लेकिन इसके बारे में, करतारपुर के बारे में मैं यहां बताऊंगा कि इस करतारपुर के इशू के ऊपर आई वाज वेरी इंस्ट्रूमेंटल माई सेल्फ, क्योंकि मैं कई दफा दोनों ममालिक के एम्बेसडर से मिला यहाँ पे, और इसका कई चीजों के डायलॉग के अंदर जो थी शुरू से मैं आई वाज इन्वॉल्वड इन इट। इसको करतारपुर मार्ग कहा जाता है और मैं समझता हूँ इट इज अ मिरेकल। बल्कि जिस दिन ओपनिंग उस दिन उनकी हुई उस करतारपुर की, वहां से 30 मील दूर कश्मीर वाली साइड पे लाइव दोनों कंट्रीज की फाइट भी हो रही थी, और मैं हैरान था कि इस साइड पे ये हो रहा है। और मेरे पास उनकी भारत वाली साइड से कई उस दिन खबरें थी। मेरे बहुत सारे दोस्त, जो पहली बस आई थी वहां से, जिसमें वहां के चीफ मिनिस्टर साहब आए थे, जो महाराजा पटियाला है, वो आए थे, उनके साथ मेरे कई दोस्त आए थे पहली बस में वहां से, और बिल्कुल एग्जैक्टली मेरी फोन पे उनसे बात हुई थी व्हेन दे वर कमिंग फ्रॉम द इंडियन साइड, कि वहां पे माहौल क्या है और किस तरह की बातें हो रही। लेकिन ये कि और इसमें इस चीज के पीछे क्रेडिट दूंगा मैं बाजवा साहब को। बाजवा साहब की एक सोच फौज के हवाले से थी कि एक बॉर्डर जो है उसको साफ किया जाए, बल्कि मैं ये कहूंगा कि भारत की तरफ से भी ये था, और ये होगा, आज नहीं तो कभी कल को फ्यूचर में होगा जरूर, कि ये बॉर्डर सॉफ्ट होगा, ये मसला सेटल होगा कश्मीर वाला, और दोनों ममालिक के अंदर ट्रेड जो है, क्योंकि ये जरूरत है। जब जरूरत होती है कम्युनिटीज की या मुल्कों की जरूरत होती, तो किसी ना कभी जाके आप उसका हल ढूंढते हैं।
ठीक। आज नहीं 5 साल बाद से नहीं होगा। जी, आप समझते हैं इसमें मतलब सच्चाई हो भी सकती है कि यहाँ से फॉरेन अफेयर्स की तरफ से जो है वहां पे इनविटेशन भिजवा भी दिया गया और ये सारा हो भी गया, लेकिन फिर उसके बाद जो है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी की तरफ से रिफ्यूज कर दिया गया, क्योंकि यहाँ पर ही कहा गया कि नहीं, वो जो एक एग्रीमेंट साइन हुआ है कि जी अब कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है आपका, आपके पास हमारा, आपके पास। इसमें कुछ सच्चाई हो सकती है? नहीं, इस मेरे ख्याल में मैं इस पे अब लुक इनटू इट, डेफिनेटली यू गिव मी द फूड फॉर थॉट्स, मैं इस पे अब लुक इनटू इट, लेकिन मुझे लगता नहीं है। उसकी वजह ये है कि खान साहब के बारे में ये जरूर मशहूर है कि दिन को फैसला करके जब घर जाते थे तो पीरनी साहबा कह देती थी नहीं, सुबह जो है सूरज जो है इस जगह से निकलेगा तो आपके चांद सितारे किसी और साइड पे जा रहे हैं, पहाड़ों से दूर चले जाएं, ऐन से देखें चीजें। ये इसमें कोई हकीकत नहीं है। अलीम साहब के साथ भी यही हुआ है, इसमें कोई शक नहीं। काफी मुख्तलिफ लोगों ने इसको कंफर्म किया है। कोई बैद भी नहीं है कि, क्योंकि खान साहब के बारे में ये भी बड़ा मशहूर है, परवेज लाई साहब ने फरमाया है कि उनकी गारंटी अमेरिका और कोई भी नहीं दे सकता, और उनकी गारंटी सिर्फ पीरनी दे सकती है। उनकी गारंटी, मुझे ये भी पता चला है कि पीरनी ने ही परवेज लाई साहब की गारंटी दी थी, और इनके घर में से कोई खातून है, शी इज वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ द पीरनी, ये भी है। और इस तरह की चीजें काफी मफरूजे हैं इनके, खान साहब के। इसमें कोई शक नहीं है कि खान साहब का अपना करैक्टर जो है, क्योंकि खुद वो जो भी बात करते हैं 24 घंटे से ज्यादा उस पर कायम नहीं रह सकते। और लेकिन जी देखिए ना सर, जब आप ये बताया कि वो कह रहे हैं कि मैं फट जाता, तो जब अपने फटने की कोई बात फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर कर सकता है तो फिर कुछ भी बैद नहीं है। अच्छा भाई साहब, आखिर में मैं बात करूंगी, जिस तरह एक खबर जो है वो आपने शेयर भी की कि ट्रम्प के हवाले से जो है दोबारा से एक पल के मैं देख रही थी कि भारतीय निजात खातून जो है उनकी तरफ से वो बात की गई है। सर वो क्या है, जरा उसके बाद भी आखिर में बात कर ली जाए। देखिए, मैं उनको पर्सनली जानता हूँ, शी इज अ वेरी कॉम्पिटेंट लॉयर फ्रॉम कैलिफोर्निया, और जो इस वक्त हमारे रिपब्लिकन लॉयर्स जो काम कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप के केसेस पे और रिपब्लिकन पार्टी के, उनको वो लीड करती रही है। 2016 में मैं जब ओहायो में, मैंने खुद बोला था उसी कन्वेंशन में, शी वाज द स्पीकर देयर एज वेल। ढिल्लो है, जट बरादरी है लास्ट नेम उनका, और उसमें शी इज वेरी एग्रेसिव एंड कंटिन्यूसली अ स्पोक्स पर्सन ऑन फॉक्स। और मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ी बात है कि वो इस वक्त रिपब्लिकन पार्टी की चेयर के लिए, इस वक्त भी खातून हैं जो चेयर हैं, उनको चैलेंज कर रही हैं, इलेक्शन लड़ रही हैं रिपब्लिकन पार्टी के, पूरी अमेरिका की रिपब्लिकन पार्टी का सदर बनने के लिए। तो मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि भारतीय निजात लोगों ने यहाँ पे बहुत तरक्की की है, जिसकी एक जिंदा मिसाल मैं निक्की हेली की दूंगा, जो दूसरी वो भी जट बरादरी से उनकी वो भी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट रह चुकी है पहले भी, और दोबारा अभी भी बात होती है तो वो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट टू बिकम वाइस प्रेसिडेंट इन द फ्यूचर, वो भी सरदारनी है। और ये जो ढिल्लो है ये भी सरदारनी है। तो ये बहुत बड़ी बात है। और इन्फ्लुएंस आप इंडिया का देखें, पहले बॉबी जिंदल थे, इज अ बिग स्टार इन द रिपब्लिकन पार्टी, और उसके बाद आप देखें उनके कांग्रेसमैन 130 व्हाइट हाउस की अपॉइंटमेंट्स उनकी देखें, सीईओज उनके देखें, और फिर जिस तरीके से भारत बिल्कुल इस तरह है कि वो तलवे चाटता है हर वक्त अमेरिका उनके, और क्योंकि उनको चाइना की जरूरत है, और उन्होंने उनके अमेरिकन के माइंड में डाल दिया है वी आर द ओनली वन कैन प्रोटेक्ट यू इन एशिया और इन दैट रीजन अगेंस्ट चाइना। और इस वक्त अमेरिका कंप्लीटली डिपेंडेबल ऑन इंडिया, और उसकी वजह से, और उनकी एक्सेप्टेंस इन द सोसाइटी और उनकी एजुकेशन। मैंने आपको शायद पहले भी एक दफा की थी कि एक डिस्कशन में मुझे पता ये चला, एंथ्रोपोलॉजिस्ट इन वॉशिंगटन डीसी, उन्होंने कहा था हमारी स्ट्रेंथ इज हमारी पॉपुलेशन, और दूसरा हमारी एजुकेटेड पॉपुलेशन। हमारा डायस्पोरा मास्टर डिग्रीज लेकर आता है, जहाजों पर बैठ के आता है। हमारा डायस्पोरा भूख की वजह से भाग कर आता है, बॉर्डर क्रॉस करके आता है। तो आप इमेजिन कर लें, और दिस इज व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। हमारा डायस्पोरा भूख से, बगैर तालीम के भाग कर जाता है, बॉर्डर क्रॉस करके जाता है, और वहां पे जाके पैसे कमाकर पाकिस्तान में कोठियां बनाता है। तो इंडियन डायस्पोरा यहां कोठियां बना रहा है। ऐसे ही है साहिद साहब, बिल्कुल आपने जो बड़े हकायक बयान किए, हकीकत पर हम अपनी बातें की। इसकी वजह ये ना सिर्फ ये कि अमेरिका, बल्कि क्योंकि अभी मैं खैर पहले से ही जानते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि यूए में भी आप देखिए बड़े बड़े होटल्स, बड़े बड़े जो रेस्टोरेंट्स, जो कारोबार हैं, उस पर पता चलता है कि ये इंडियन है, इंडियन ओनर है। और जब आप देखते हैं कि
लो उस पे काम कर रहे हैं तो वो आपको पता चलता है कि जनाब ये पाकिस्तानी, मतलब इंडियन उस पर भी काम कर रहे होते दूसरी जॉब से भी, लेकिन बहुत बड़ा कारोबार नजर आता है और पता चलता है कि इनके पीछे कोई इंडियन पर्सनालिटी। तो ये तो चल रहा है सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। साहिद साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच एंड वेलकम।